हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के विषय में। किसी भी देश की विदेश नीति जब निर्धारित की जाती है तो उस समय उस राष्ट्र के नीति निर्माताओं के समक्ष कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको ध्यान में रखकर ही वो विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। जहां तक भारतीय विदेश नीति का प्रश्न है, तो हमारे देश का संविधान जब बन रहा था उसी समय संविधान निर्माताओं ने आंतरिक नीतियों के आधारभूत सिद्धांतों के उल्लेख के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विदेश नीति के आदर्शों का उल्लेख भी कर दिया था कि भारत की सरकार जो समय समय पर गठित होगी वो वैदेशिक संबंधों का संचालन किन सिद्धांतों, किन आदर्शों को ध्यान में रखकर करेगी, और कोई भी सरकार इन आदर्शों को नजरअंदाज करके नीति का निर्धारण नहीं कर सकती। तो भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं वो मौलिक हैं, स्वाभाविक हैं, और खास बात यह है कि इन उद्देश्यों को, इन सिद्धांतों को भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों और जन साधारण यानी आम जनता का समर्थन प्राप्त है। तो ये उद्देश्य कौन से हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे प्राथमिक उद्देश्य जो भारतीय विदेश नीति का है वो है राष्ट्रीय हित। हालांकि सभी राष्ट्रों का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि वो अपने राष्ट्र की जनसंख्या के हितों की पूर्ति कर सके, जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान कर सके, उसको आर्थिक विकास की परिस्थितियां प्रदान कर सके। तो राष्ट्र हित का जो कंसेप्ट है, जो धारणा है, वो बहुत व्यापक है और इसमें बहुत सारी बातें समाहित है, जैसे सीमाओं की सुरक्षा। प्रत्येक राष्ट्र राज्य भौगोलिक रूप से आबद्ध एक इकाई होता है और उसकी भौगोलिक एकता और अखंडता की सुरक्षा करना एक राष्ट्र का प्राथमिक हित होता है। भारत भी इस हित के साथ संबद्ध है और विदेश नीति का निर्धारण करते समय, उसका संचालन करते समय इस बात की कोशिश करता है कि किसी भी तरह से उसकी सीमाएं सुरक्षित रहे और कोई भी अन्य देश, चाहे वो पड़ोसी हो या कोई अन्य देश हो, भारत की सीमाओं का उल्लंघन ना कर सके, उसकी प्रादेशिक एकता का, प्रादेशिक अखंडता का उल्लंघन ना कर सके, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहे। इसके लिए वो सैनिक इंतजाम करता है, कूटनीतिक संबंध विभिन्न राष्ट्रों से स्थापित करता है। दूसरा जो राष्ट्रीय हित भारत के संदर्भ में है वो है कि सीमा पार जो आतंकवाद पनप रहा है, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिन आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, भारतीय विदेश नीति ये उद्देश्य रखती है कि इस आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए, इस आतंकवाद से देश को, सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि समसामयिक दौर में आतंकवाद केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बना हुआ है और आतंक के साए में वैश्विक शांति और विकास का रास्ता बाधित होता है। तो भारतीय विदेश नीति भी इस आतंकवाद की समाप्ति का, उसका शांतिपूर्ण ढंग से, प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का उद्देश्य रखती है।
नीति निर्माता जब विदेश नीति का निर्धारण करते हैं, संचालन करते हैं, तो ये बात भी केंद्र में होती है कि आतंकवाद के कारण भारत के राष्ट्रीय हित किसी भी तरीके से बाधित ना हो सके। तीसरा जो राष्ट्रीय हित है भारत का, वो है ऊर्जा सुरक्षा। आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें पानी से प्राप्त होती है, बिजली का निर्माण होता है, समसामयिक संदर्भ में परमाणुविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम जुड़े हैं। और भारत का उद्देश्य ये रहता है कि जैसे भी हो सके साधनों की पवित्रता की नीति पर चलते हुए अपने ऊर्जा के संसाधनों को वो सुरक्षित रख सके, उनका विकास कर सके, और इस लिहाज से वो दुनिया के विभिन्न विकसित राष्ट्रों के साथ समझौते करता है, उनसे तकनीकी हस्तांतरण की अपील करता है कि वो अक्षय ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण कर सके, उनका विकास कर सके। क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता जो भी जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगला राष्ट्रीय हित है खाद्य सुरक्षा। जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण हो सके, उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके, इसके लिए भरपूर खाद्य सामग्री जनसंख्या को उपलब्ध हो, ये भी एक बड़ा राष्ट्रीय हित है और इसकी देखभाल सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि खाद्यान्न की कमी देश में न होने पाए, क्योंकि खाद्यान्न की कमी होगी तो लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो खाद्य सुरक्षा बनी रहे, चाहे दूसरे देशों से आयात करना पड़े या आजकल आत्मनिर्भरता की नीति अपनाने पर जोर दिया जा रहा है कि भारत अपनी जनसंख्या के आवश्यकता के अनुरूप खाद्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन खुद कर सके, उसे अन्य राष्ट्रों से अनाज आयातित न करना पड़े, हमारे किसान इतनी उपज करें। इसके लिए जो नीतिगत प्रयत्न करने होते हैं या जो संसाधन मुहैया कराने होते हैं विभिन्न नीतियों के माध्यम से, वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। साइबर सुरक्षा भी आज एक राष्ट्रहित के संदर्भ में एक नया आयाम जुड़ा है, क्योंकि हम सब सूचना तकनीक के युग में जी रहे हैं, जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधों को भी जन्म दिया है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कैसे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो पर्सनल डेटा चुराकर किस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए क्राइम को प्रोत्साहन न मिले, इसकी देखभाल करना भी राष्ट्र की विदेश नीति का लक्ष्य होता है, क्योंकि ये जो इंटरनेट है उसके तार दुनिया भर से जुड़े हुए हैं। तो साइबर क्राइम केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर हो रहा है। भारत में बैठे बैठे भारतीय बैंक से यूक्रेन के अपराधी के द्वारा पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो साइबर क्राइम है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस क्राइम को रोकने के लिए, इस अपराध को रोकने के लिए और लोगों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और विदेश नीति का निर्धारण भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अगला जो भारत का राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित का नया आयाम है, वो ये है कि भारत
विश्व स्तर की आधारभूत संरचना का निर्माण करने में सफल हो। आधारभूत संरचना उसको कहते हैं जिसके माध्यम से किसी भी दिशा में विकास के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है, और बिना इस संरचना के डेवलपमेंट के हम किसी व्यापक विकास की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आधारभूत संरचना के अंतर्गत आप ले सकते हैं किसी देश में कि यातायात और संचार के साधनों का डेवलपमेंट किया जाए, सड़कों का, रेल का, डाक तार, जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया जाए, इतने हॉस्पिटल्स हों, इतने डॉक्टर्स हों, इतने मेडिकल से संबंधित उपकरण हो कि जनता के स्वास्थ्य पर यदि कोई संकट आता है तो उसका मुकाबला आसानी से किया जा सके। शैक्षिक स्तर में आधारभूत संरचना विभिन्न शिक्षा संस्थानों के निर्माण के रूप में देखी जा सकती है। शिक्षा संस्थानों में भी उनकी बिल्डिंग्स से लेकर, भवनों से लेकर शिक्षकों के चयन, शिक्षकों की नियुक्ति, और कॉलेज प्रेमाइस में या शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो भारत का एक बड़ा राष्ट्रीय हित ये है कि जो आधारभूत संरचनाएं उसके देश में है उनको विश्व मानक के अनुरूप विकसित किया जाए। आधारभूत संरचनाएं तो हमारे यहाँ हैं, लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि वो बहुत खराब हालत में है। सुनते हैं कि कोई शिक्षण संस्थाएं बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें टीचर्स नहीं है, जिनमें पानी की सुविधा नहीं है, जिनमें टॉयलेट्स नहीं है, सड़कें हैं तो आए दिन टूटती रहती हैं, यातायात और संचार के साधन बहुत ज्यादा और बहुत गुणवत्ता युक्त नहीं है। तो भारत का राष्ट्रहित इसमें है कि वो जो आधारभूत संरचनाएं निर्मित कर रहा है उनका निर्माण करते समय एक तो उनकी संख्यात्मक वृद्धि करे और दूसरे गुणात्मक दृष्टि से भी उन्हें विश्व स्तर का बनाने की कोशिश करे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी भारत की विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है कि अगर भारत के पास इतने संसाधन नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, तो वो अन्य देशों के साथ संधि और समझौता करके उनको उपलब्ध कर सके, उनको प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ भारत का राष्ट्रीय हित इसमें भी है कि दुनिया में जो व्यापारिक संबंध संचालित हो रहे हैं, वैश्विक व्यापार का विकास हो रहा है, वो वैश्विक व्यापार बिना किसी भेदभाव के आधार पर संचालित किया जाए। उस वैश्विक व्यापार में समानता के सिद्धांत के आधार पर दुनिया के छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान भागीदारी प्राप्त हो, न्यायपूर्ण ढंग से उस वैश्विक व्यापार का संचालन किया जाए। अभी स्थिति क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली संस्थाएं हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, उन पर विदेशी राष्ट्रों का, बड़ी शक्तियों का नियंत्रण है, और ऐसी स्थिति में जो नीति निर्धारण इनके द्वारा किया जाता है वो कहीं ना कहीं बायस्ड होता है, पक्षपातपूर्ण होता है, और प्रकारांतर से इन नीतियों का उद्देश्य विकसित राष्ट्रों को लाभ पहुंचाना होता है। भारत की विदेश नीति इस स्थिति का विरोध करती है और उसका उद्देश्य है कि वैश्विक व्यापार उन नीतियों पर, उन नियमों के आधार पर संचालित होने चाहिए। वैश्विक व्यापार के लिए ऐसी संस्थाएं निर्मित की जानी चाहिए जिन संस्थाओं में सभी राष्ट्रों की भागीदारी हो और जो व्यापारिक लाभ हो उसमें सभी को समानता के आधार पर लाभ की प्राप्ति हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैश्विक व्यापार का लाभ, आदान प्रदान का लाभ, आयात निर्यात का लाभ
बड़े राष्ट्रों को हो और छोटे राष्ट्र पिछड़ जाए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इस संबंध में बहुत सारे सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए, जैसे निर्भरता सिद्धांत, जिसमें ये कहा गया कि जो विकसित राष्ट्रों की समृद्धि है, वो विकसित राष्ट्र जो दुनिया के केंद्र में हैं, उनकी समृद्धि परिधि पर रहने वाले विकासशील राष्ट्रों के शोषण पर निर्भर है। तो शोषणपूर्ण संबंधों का विकास नहीं होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, बल्कि वैश्विक व्यापार का संचालन भी समानता के आधार पर, पारस्परिक लाभ के आधार पर होना चाहिए। भारत और उसकी विदेश नीति इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि वैश्विक व्यापार समानता के आधार पर विकसित हो। और इसी से जुड़ा हुआ एक और राष्ट्रहित है, वो ये है कि भारत सतत और समावेशी विकास पर जोर देता है। उसका मानना है कि विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि उससे पर्यावरण को हानि ना हो, सतत विकास हो। आज की पीढ़ी अगर विकास के लाभ प्राप्त कर रही है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रही है, ऊर्जा के संसाधन प्राप्त कर रही है, तो भावी पीढ़ियों को भी इस बात का अधिकार है कि उनके लिए भी वो संसाधन सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि आज की पीढ़ी ही सारे संसाधनों का दोहन कर ले और कल की जो पीढ़ी आए उसे पर्यावरण क्षरण का, धरती के बढ़ते तापमान का, जैव विविधता के क्षरण का खामियाजा भुगतना पड़े। तो विदेश नीति जो भारत की है वो कहती है कि दुनिया में और भारत में विकास का जो मॉडल अपनाया जाए वो सतत विकास का हो, यानी आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, और साथ ही ये विकास समावेशी हो। समावेशी का मतलब है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिलना चाहिए। दुनिया के सभी राष्ट्रों को विकास का लाभ समान रूप से मिलना चाहिए। विकास में छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को, सभी सामाजिक वर्गों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विकास की नीतियां बनाते समय उनकी आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा न होने पर विकास तो होगा लेकिन विकास असंतुलित होगा। एक वर्ग या कुछ वर्ग बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगे, कुछ राष्ट्र बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगे और कुछ राष्ट्र उनके मुकाबले में टिक नहीं पाएंगे। ऐसा विकास न्यायपूर्ण नहीं होगा, सतत नहीं होगा। इसलिए नीति बनाते समय सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और भारत की विदेश नीति जो निर्मित की जाती है वो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है और संचालित भी की जाती है। इसके साथ साथ आजकल पर्यावरण का संकट चल रहा है समसामयिक दौर में। ऐसी स्थिति में पर्यावरण के नुकसान के लिए राष्ट्र एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। विकसित राष्ट्र ये कहते हैं कि विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या ज्यादा है, उनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन किया जा रहा है, जबकि विकासशील राष्ट्र ये कहते हैं कि भले ही विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या कम है लेकिन उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो जीवन शैली है, उसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उनके द्वारा ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। 80% संसाधनों का प्रयोग विकसित राष्ट्रों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि 20% संसाधन ही विकासशील राष्ट्रों के हिस्से में आ रहे हैं। जबकि जनसंख्या की स्थिति में उल्टा है, 80% जनसंख्या विकासशील राष्ट्रों की है और 20% जनसंख्या विकसित राष्ट्रों की है। तो पर्यावरणीय क्षरण के लिए
पर्यावरणीय नुकसान के लिए राष्ट्र एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, रिजल्ट ये होता है कि पर्यावरणीय समस्याओं का कोई कारगर समाधान सामने नहीं आ पाता। भारत इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का विरोधी है और वो चाहता है कि पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई दुनिया के राष्ट्र आपस में मिलजुल कर करें और इस दिशा में विकसित देशों का दायित्व ज्यादा बनता है, क्योंकि उनके द्वारा ज्यादा दोहन किया गया है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा है, उनके पास पूंजी ज्यादा है, इसलिए उन्हें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अपने संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी का हस्तांतरण करना चाहिए ताकि वे भी तकनीक का प्रयोग करके पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको रोक सके। तो विदेश नीति का निर्धारण इस राष्ट्र हित पर भी आधारित है और इसको ध्यान में रखकर किया जाता है। ये भी एक उद्देश्य है भारत की विदेश नीति का, ये भी एक राष्ट्र हित का आयाम है। इसके साथ साथ भारत का राष्ट्रहित इसमें भी है कि जो वैश्विक सरकार का कंसेप्ट है, वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न अंग, उन संस्थाओं में सुधार किया जाए, उनका पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समान ही वैश्विक सरकार में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी बड़े राष्ट्रों का वर्चस्व है। भारत की मांग रही है कि इस वर्चस्व को समाप्त किया जाए और बदलते संदर्भ में जो नए राष्ट्र दुनिया के मानचित्र पर उभर कर सामने आ रहे हैं, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं, उन राष्ट्रों को भी इस संस्था में समुचित प्रतिनिधित्व, समुचित स्थान प्रदान किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाए, महासभा का पुनर्गठन किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी भारतीय विदेश नीति का संचालन किया जाता है। ये एक प्रमुख राष्ट्रीय हित बन गया है भारत का कि भारत इस दिशा में प्रयास करे, तभी उसके हित सुरक्षित रह सकते हैं। विश्व शांति से जुड़ा हुआ ही एक हित है, वो है निरस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण। चूंकि भारत शांति की नीति में विश्वास रखता है, लेकिन पारंपरिक रूप से सोचा जाता है कि युद्धों को प्रोत्साहन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा दिया जाता है। तो अगर शांति स्थापित करनी है तो अस्त्र शस्त्रों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, उनका जखीरा जो विभिन्न राज्यों के द्वारा तैयार किया जाता है उसमें कमी लाई जानी चाहिए। तो भारतीय विदेश नीति का निर्धारण निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत खुद भी बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्रों के जुटाने में विश्वास नहीं रखता और न ही ये चाहता है कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अस्त्र शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा शुरू। क्षेत्रीय स्थायित्व भी उसका प्रमुख राष्ट्रीय हित है। भारत एशिया की और खासतौर से दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इस क्षेत्र में स्थायित्व बना रहे, शांति बनी रहे, ये भारत का एक बड़ा राष्ट्र हित है, क्योंकि जब पड़ोस शांत होगा, सुरक्षित होगा, पड़ोस के देश सुरक्षित होंगे, उनके मध्य संघर्ष नहीं होगा, तो भारत का भी विकास होगा, भारत भी विकास के पथ पर चल सकेगा। अन्यथा क्षेत्रीय अशांति को दूर करने के लिए या सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत को अपना बहुत सारा आर्थिक संसाधन व्यय करना पड़ सकता है।
ऐसी स्थिति में जो रचनात्मक विकास के कार्य हैं उनमें खर्च करना संभव नहीं होगा। तो भारत का राष्ट्रहित इसमें है कि उसके क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। इसलिए जब कभी भी आसपास के देशों में सरकारों में अस्थायित्व देखने को मिलता है, राजनीतिक अस्थायित्व देखने को मिलता है, तख्ता पलट की घटनाएं होती हैं, तो भारत उसमें इंटरवीन करता है, सकारात्मक रूप में वहां की सरकार की मांग के आधार पर हस्तक्षेप करता है। और लास्टली, भारत का जो व्यापक राष्ट्रीय हित है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति में निहित है, क्योंकि भारत इस नीति में विश्वास रखता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति होने पर ही भारत का विकास, भारत के राष्ट्रीय हित सुरक्षित हो सकते हैं। यदि दुनिया में अशांति रहेगी तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। दुनिया में युद्ध होते रहेंगे तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि तकनीकी विकास की वजह से आज युद्धों का स्वरूप भी बदल गया है। आज दुनिया के राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार हैं, रासायनिक हथियार है, जैविक हथियार है। तो अगर युद्ध होता है तो ऐसे युद्ध में कोई भी पक्ष विजय का दावा नहीं कर सकता। युद्ध चाहे दो राष्ट्रों या कुछ राष्ट्रों के मध्य हो, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि रासायनिक अस्त्रों का विस्तार, जैविक अस्त्रों का विस्तार हवा के, पानी के माध्यम से होता है, जिन्हें नियंत्रित नहीं रखा जा सकता। हवा के साथ इन अस्त्रों का विस्तार पूरी दुनिया में हो जाता है और पूरी दुनिया इसके चपेट में आ जाती है। ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रीय हित है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखने में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय हित जो भारतीय विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य है, किसी भी अन्य राष्ट्र के समान, उस राष्ट्रीय हित की धारणा में बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं, बहुत सारे आयाम हैं उसके। और इन राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, विकास के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए भारत को विदेशी निवेश की आवश्यकता है। दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न देश भारत में आकर पैसा लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, इसकी जरूरत भारत को है। मेक इन इंडिया, कौशल भारत, स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, स्वस्थ भारत, ये जो योजनाएं हाल में भारत के द्वारा अपनाई गई, इन योजनाओं की सफलता के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जरूरी है, वित्तीय सहायता की जरूरत है और तकनीकी हस्तांतरण के लिए विदेशी भागीदारों की जरूरत है, क्योंकि बिना तकनीक के, बिना वित्तीय सहायता के ये सारी नीतियां, सारी योजनाएं सफल नहीं हो सकती। इसीलिए समसामयिक दौर में भारत की जो विदेश नीति है उसमें इस पक्ष पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी कूटनीति का जो पारंपरिक रूप रहा है, राजनीतिक कूटनीति, कूटनीति क्या है? विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक माध्यम है, जो पारस्परिक बातचीत, पारस्परिक राजनयिक संबंधों, समझौता वार्ता आदि के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। और इस उद्देश्य के लिए सभी राष्ट्रों में दूसरे देशों के दूतावास स्थापित होते हैं, जहां पर राजनयिक कर्मचारी कार्य करते हैं, जो दो देशों के मध्य संबंधों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और
उस कोशिश में अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो ये जो पारंपरिक राजनीतिक कूटनीति चली आ रही है, उसके साथ साथ समसामयिक दौर में भारतीय विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति का नया आयाम जुड़ा है और राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति को मिलाकर एक नई कूटनीति को जन्म दिया गया है, जिसको डेवलपमेंट डिप्लोमेसी या विकास की कूटनीति कहते हैं। तो आज भारतीय विदेश नीति राजनीतिक कूटनीति से आगे बढ़कर विकास की कूटनीति तक पहुंच गई है। इसके साथ साथ एक अन्य दृश्य जो भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में बड़ा प्रासंगिक है, वो ये है कि दुनिया के विभिन्न भागों में, विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में भारतीय निवास कर रहे हैं, जिन्हें प्रवासी भारतीय या नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं। इनमें बहुत सारे भारतीय मूल के हैं, जिनके माता पिता भारतीय हैं। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आजकल ये बन गया है कि इन प्रवासियों के हितों की रक्षा की जाए, साथ ही साथ विदेशों में काम करके उनके द्वारा जो अर्न किया जा रहा है, जो जीविकोपार्जन किया जा रहा है, विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है, उस मुद्रा का प्रयोग देश हित में किया जाए, राष्ट्र हित में किया जाए। यानी इन प्रवासी भारतीयों को भी अपने देश में, भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए, पूंजी हस्तांतरण के लिए प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ये भी भारतीय विदेश नीति का, समसामयिक भारतीय विदेश नीति का एक बड़ा लक्ष्य बन गया है। तो राष्ट्रहित का व्यापक कंसेप्ट आपने भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में देखा, जो भारतीय विदेश नीति का एक प्राथमिक उद्देश्य है। इसके साथ साथ भारतीय विदेश नीति का दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय एकीकरण और बाह्य हस्तक्षेप से मुक्ति। हालांकि राष्ट्र की एकता और अखंडता का विषय देश की आंतरिक नीति का विषय है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता विदेशी हस्तक्षेप से भी प्रभावित होती रही है। हमने देखा कि कैसे भारत विभाजन के बाद भारत सांप्रदायिक दृष्टि से विभाजित हो गया, बट गया। लोगों में जो भावनात्मक लगाव था, ऐतिहासिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, वो लगाव धीरे धीरे टूटता गया। और ऐसी स्थिति में विदेशी राष्ट्रों के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया समय समय पर, और वो हस्तक्षेप अब भी किसी न किसी रूप में जारी है, उस हस्तक्षेप ने भी भारत की राष्ट्रीय एकता को भंग करने का कार्य किया है। पाकिस्तान जैसा देश भारतीय उपमहाद्वीप में घृणा का वातावरण उत्पन्न कर रहा है, ऐसा कहा जाता है कि एक बड़ी समस्या है कि जो भारत के आंतरिक क्षेत्र में विभिन्न वर्ग हैं, जनसंख्या के विभिन्न वर्ग, उनको कैसे एकीकृत किया जाए, उनको कैसे भावनात्मक रूप से जोड़े रखा जाए। भारतीय विदेश नीति इस लक्ष्य की तरफ भी अग्रसर है प्रारंभ से ही। इसके साथ साथ स्वतंत्रता से पहले हम देखते हैं कि जो अखंड भारत था, अविभाजित भारत था, वो आर्थिक रूप से एक इकाई था, और विभाजन के बाद अनेक आर्थिक समस्याओं को जन्म मिला। नदियों के जल को लेकर, संपत्ति को लेकर, जनसंख्या के विस्थापन को लेकर, उनके पुनर्वास को लेकर
बहुत सारी समस्याएं सामने आई। पाकिस्तान से लाखों हिंदू और सिख भारत में आए तो समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई। इनके रहन सहन की फिर से व्यवस्था करना, पुनर्वास की व्यवस्था करना एक बड़ी समस्या थी। उसी समय भारत इन समस्याओं से जूझ ही रहा था कि पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के आक्रमण ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। सीमा पर युद्ध झेल रहा था भारत, और अंदर वामपंथी पार्टियों के द्वारा, साम्यवादी दलों के द्वारा हड़तालों का आयोजन किया गया, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा जर्जर हो गई। एक बड़ी समस्या सामने आई भारत सरकार के कि कैसे इतनी विशाल जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की आपूर्ति की जाए। हालांकि भारत के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे और विशाल जनसंख्या का प्रयोग देश को आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने में किया जा सकता था, लेकिन भारत के पास पूंजी नहीं थी, तकनीकी ज्ञान नहीं था। इतना ही नहीं, 1947 में अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन भारत के बहुत सारे क्षेत्र अब भी फ्रांसीसियों के नियंत्रण और पुर्तगालियों के नियंत्रण में रह गए। लंबे समय तक भारत ने फ्रांस के साथ बातचीत की और पौंडीचेरी और चंद्रनगर जैसी बस्तियों को तो वापस ले लिया फ्रांस से, लेकिन पुर्तगाल गोवा को आजाद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में 1961 में जाकर भारत को सैन्य कार्यवाही करनी पड़ी और सैन्य कार्यवाही करके उसने गोवा को भारत में शामिल किया। तो ये जो राष्ट्रीय एकीकरण की, आंतरिक एकीकरण की समस्या थी, इस समस्या को सुलझाना भी भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य रहा है। इसके साथ साथ विश्व शांति की स्थापना, आप देख चुके हैं कि न केवल पारंपरिक रूप में भारत का आदर्श रहा है कि दुनिया में अमन चैन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, युद्ध कोई स्थायी विकल्प नहीं है, लेकिन समसामयिक दौर में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है, भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की दृष्टि से भी आवश्यक है। पंडित नेहरू ने इस संबंध में कहा था कि शांति केवल एक उत्सुक आशा नहीं है, एक आदर्श नहीं है, बल्कि ये तो एक आपातकालीन आवश्यकता भी है। सीमाओं पर शांति रहेगी, सीमा पार शांति रहेगी, तो राष्ट्र को विकास का, आर्थिक विकास का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के वातावरण में भारत द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, आर्थिक, सांस्कृतिक समझौते कर सकता है राष्ट्र को विकास के पथ पर आगे ले जाने की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं MS राजन। उन्होंने भी लिखा कि भारत जैसे देश के लिए, जिसका बहुमुखी विकास एक आवश्यकता थी, भारत को बहुमुखी विकास करना था, नव स्वाधीन राष्ट्र था, विकासशील राष्ट्र था, अर्थव्यवस्था जर्जर थी, विकास करना था उसे। ऐसी स्थिति में विदेशी शांति, विश्व शांति उसका प्राथमिक उद्देश्य बन गया था, और इसीलिए भारत ने विश्व शांति को अपनी विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य माना। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि शांति का अर्थ केवल युद्ध न करना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक तनाव को कम करना भी है। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था, दो महाशक्तियों के मध्य, दो गुटों के मध्य बहुत ज्यादा तनाव रहता था,
उस तनाव को समाप्त करने के लिए भी भारतीय विदेश नीति का निर्धारण किया गया, गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन